हे गाइस, दिस इज रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोग ने डिसअसेंबली एंड रीअसेंबली टेक्निक्स के बारे में ही पढ़ा था। आज उसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई नया मेजर कंपोनेंट को आप रिप्लेस करने वाले रहते हैं तो आप वो कंपोनेंट को हमें रिप्लेसमेंट के लिए मेजर मेंटेनेंस बेस में ही लेकर जाना चाहिए। वो एयरक्राफ्ट को भी मेजर मेंटेनेंस बेस में लेकर जाके आप मेंटेनेंस करोगे तो आपका मतलब उधर ज़्यादा इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप यू कैन डू इट विथ वेरी एफिशिएंसी। विंग रिप्लेसमेंट हो गया, विंग टिप्स डैमेज हुए तो उसका रिप्लेसमेंट हो गया, एम्फेनेज रिप्लेसमेंट हो गया, इवन नोस रिप्लेसमेंट हो गया। ये सब जो है हम लोग का मेजर कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आपका एयरक्राफ्ट जो है आउट स्टेशन में, अगर एयरक्राफ्ट आपका आउट स्टेशन में है, इन दैट केस आपको हो सके तो वो एयरक्राफ्ट को वापस अपने ओरिजिनल बेस में लेके आना चाहिए। यू शुड सॉर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द aircraft maintenance engineer over there whether you can move the aircraft from one point to another. अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उधर ही रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हो सकता है तो उधर ही आप उधर से आप एयरक्राफ्ट को मूव कीजिएगा अपने ओरिजिनल बेस में। डिसअसेंबली एंड रीअसेंबली और मेजर कंपोनेंट्स। टिपिकली हम लोग डिसअसेंबली, रीअसेंबली और मेजर कंपोनेंट जो ये पूरा वर्क शेड्यूल जो है हमारा नॉर्मल एयरक्राफ्ट शेड्यूलिंग के कैटेगरी में ही आता है। इस केस में हम लोग कंपोनेंट को नॉट ओनली रिमूव ही नहीं करते, रीइंस्टॉल ही नहीं करते, हम लोग जो कंपोनेंट्स को रिमूव किया है उसके अंदर कोई ख़राबी है तो उसको भी रेक्टिफाई करने का काम भी हम लोग मेजर असेंबली डिसअसेंबली के अंदर ही आता है। एंड और एक चीज़ हम लोग याद रखना है कि जब भी आप पार्ट को रिमूव करते हैं, रिमूव करने का कारण सिर्फ और सिर्फ वो जो ख़राब पार्ट को ही रिमूव नहीं करते हम लोग। हमें एक एक बार सर्टेन कोई और कंपोनेंट, स्पेशली जस्ट इमेजिन देयर आर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, वन अबव अदर, तो इन दैट केस आपको एक अच्छे कंपोनेंट को रिमूव करना पड़ सकता है नीचे जो ख़राब कंपोनेंट को इसको ठीक करने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू द डिफेक्टिव कंपोनेंट वी मे नीड टू रिमूव अ गुड कंपोनेंट ऑल्सो। तो ये भी हम लोग करते हैं। इंजन हो गया, प्रोपेलर हो गया, लैंडिंग गियर हो गया, व्हील्स हो गया, ये सबको भी स्पेशल फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। इस केस में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, फुल ओवरऑल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स चेक करते हैं। इवन कंपोनेंट्स के अंदर, इंटरनल पार्ट्स के अंदर बियरिंग हुआ है क्या, डैमेज हुआ है क्या, कोरोजन हुआ है क्या, ये सब भी हम लोग डिसअसेंबली एंड रीअसेंबली और मेजर कंपोनेंट्स में हम लोग करते हैं। इसका फुल प्रोसीजर जो है आपको मेंटेनेंस मैनुअल में मिल जाएगा। एंड जब भी आप रीअसेंबल करते हैं तो हमें हमेशा सील्स को, गैस्केट्स को, ऑयल को, ये सब जो कंज्यूमेबल पार्ट्स है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ये आपको एकदम लिख के ले लीजिएगा, उसको रिप्लेस करना पड़ता। वेन एवर यू रीअसेंबल द कंपोनेंट यू मे need to replace the seals, gasket and oils which are used over there. Disassembly, reassembly of minor components. हमारे टिपिकल पैसेंजर एयरक्राफ्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स रहते हैं, माइनर कंपोनेंट्स रहते हैं, जो मिल के एक लार्ज कंपोनेंट का, लार्जर सिस्टम का हिस्सा बनता है। जैसे हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन के लिए हेल्प करता है। तो ये सब जो है हमारे माइनर कंपोनेंट के एग्जांपल्स हैं। दोज आर ऑल माइनर कंपोनेंट्स के एग्जांपल, स्पेशली हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंपोनेंट्स। बाकी एग्जांपल जो है फ्यूल सिस्टम जो होता है उसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रेशराइजेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो भी माइनर कंपोनेंट्स का कैटेगरी में ही आएगा। एंड ये सब के लिए एक इंडिविजुअल मेंटेनेंस मैनुअल, दे हैव देयर ओन मेंटेनेंस मैनुअल। एंड जब भी आप इनमें से कुछ कंपोनेंट जो है, स्पेशली इनमें से कुछ कंपोनेंट जो है वो वन टाइम, सिंगल टाइम यूज़ किया जाता है, यूज़ एंड थ्रो टाइप के रहते हैं। आप यूज़ करोगे, इफ़ एट ऑल दे गेट डिफेक्टिव यू मे नीड टू रिप्लेस विद अ न्यू वन। एंड कुछ केस में जो है रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। कंपोनेंट एक बार थोड़ा ख़राब हुआ तो उसको ठीक किया जा सकता है। कुछ कंपोनेंट्स को आप एक ही टाइम यूज़ करते वापस यूज़ नहीं कर सकते।
इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी हमारे माइनर कंपोनेंट कैटेगरी में ही आते हैं. दे कैन बी डिसमेंटल्ड एंड सर्विस्ड बाय एयरक्राफ्ट ऑपरेटर. एयरक्राफ्ट ऑपरेटर ही उनको ठीक कर सकता है. एंड इट नॉर्मली अगर बात करें तो उसको डेडिकेटेड ओवरऑलिंग फैसिलिटी भी रहता है. जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट ओवरऑलिंग फैसिलिटी रहेगा. एंड इनको वो एक करेक्ट एनवायरनमेंट में ही ठीक करना चाहिए. करेक्ट एनवायरनमेंट होता है. एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है. टेस्टिंग इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत रहती है, जिससे आप उसको कैलिब्रेशन चेक कर सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं. जो ऑपरेटर के पास जो स्मॉलर एयरक्राफ्ट है, या कुछ ऑपरेटर्स के पास जो रहता है कम एयरक्राफ्ट रहते हैं, वैसे केस में आपको लार्ज मेंटेनेंस या आप थर्ड स्मॉलर जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे हमारा होता है मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं, उसके अंदर आप लेके जाओगे और एयरक्राफ्ट को ठीक करवाया जाएगा. जो भी कंपनी में आप भेजें, उधर आपको स्पेशल फैसिलिटी होना चाहिए वो कंपोनेंट्स के लिए. इक्विपमेंट्स होना चाहिए. पर्सनल जो एयरक्राफ्ट को ठीक करने वाले हैं वो रहने चाहिए. बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो हमें हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम लोग मेंटेनेंस मैनुअल में दिया है, करेक्ट टेक्निक जो हमारी मेंटेनेंस मैनुअल में दिया है, उसे ही अप्रोच करना चाहिए. एंड हर टेक्निक जो है, जितने भी टेक्निक्स उसमें दिए हैं, उसके अंदर जो है ये इंश्योर होना चाहिए कि कंपोनेंट्स को कैसे रिमूव करना है, उसे कैसे डिसमेंटल करना है, उसे रीअसेंबल कैसे करना है एंड रीइंस्टॉल कैसे करना है, वो करेक्ट वे में लिखा हुआ होना चाहिए. ये जो है आपके मेंटेनेंस मैनुअल में मिल ही जाता है. करेक्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं वो भी आपको आपके मेंटेनेंस मैनुअल में मिल जाता है. तो मेंटेनेंस मैनुअल जो है ये भी डिक्टेट करेगा कि आपका लॉकिंग वायर जो होता है उसका साइज़ कितना होगा, स्प्लिट पिन का कितना साइज़ होगा. एट द सेम टाइम लॉक पिन कौन से एंगल में अप्रोच करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम ये भी बताया जाता है स्प्लिट पिन का पोजीशन कैसा होना चाहिए. ये सब जो है एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होते हैं, एंड ये सब भी आपके मेंटेनेंस मैनुअल में लिखा हुआ रहता है. चैप्टर 20 एंड 70 का लिस्ट जो है स्पेशली स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के लिए ही अंकित किया गया है. आप उसको एक बार रीड कीजिएगा. अब बाकी सब लॉकिंग डिवाइसेस के बारे में बात करोगे तो विच इंक्लूड्स सिंगल टैप वॉशर, शेक प्रूफ वॉशर्स होते हैं, सर क्लिप्स होते हैं, इवन लॉकिंग रिंग्स होते हैं. ये सब जो है लॉकिंग डिवाइसेस हैं. इनमें से कुछ जो है आप एक ही टाइम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ एंड थ्रो टाइप के हैं. बाकी सब को जो है आप रीयूज़ किया जा सकता है. मतलब एक बार आपने यूज़ किया, रिपेयर किया, वापस यूज़ किया जा सकता है. अगर आप रिप्लेसेबल टाइप के बारे में बात करेंगे तो उसका एग्जांपल आता है स्प्रिंग वॉशर. स्पेशली अगर ये स्प्रिंग वॉशर जो है इंजन के नज़दीक या पंप के नज़दीक है, तो वैसे केस में आप उसको रिप्लेस करेंगे. स्प्रिंग वॉशर्स जो होते हैं अगर इंजन के नज़दीक, पंप के नज़दीक यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ एडवाइजेबल टू रिप्लेस इट विद अ न्यू स्प्रिंग वॉशर्स. अगर आप जो यूज़ कर रहे हैं आपके लॉकिंग डिवाइसेस जो है वो फास्टनर्स है, मल्टी टैप वॉशर्स है, इवन लॉकिंग प्लेट्स है, वैसे केस में वो कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं. अगर आप बात करोगे कि स्टिफनर्स का, तो स्पेशली स्टिफनर्स विद फाइबर और नायलॉन इंसर्ट्स, इस केस में आप उसका स्टिफनेस को चेक करोगे कि उसका स्टिफनेस अभी भी बरकरार है क्या, चेक करना पड़ेगा. अगर आप नट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यू नीड टू रोटेट इट विद द हैंड. अगर आप ईज़िली वो रोटेट हो रहा है, वो थ्रेड के ऊपर जो है ईज़िली रन कर रहा है, तो इन दैट केस आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. जब भी नट को आप रोटेट करें, सर्टन लोड लगना चाहिए, तो टॉर्क रेंचेस वो सब यूज़ करके हम लोग रोटेट करना आना चाहिए. अगर हाथ से रोटेट कर रहे हैं, थ्रेड के अलॉन्ग वो मूव हो रहा है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग. आप उसको वैसे नट्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. ये दोनों को आप स्टिफनर्स को एंड वो सब को आप हाई टेम्परेचर एरिया में यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर हाई टेम्परेचर उधर बढ़ रहा है टेम्परेचर कई रीज़न की वजह से आपको वो नट्स को, फास्टनर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड एंड ऑफ द डे जो भी आप ऑपरेशन करें, मैन्युफैक्चर का फाइनल से रहेगा हर फास्टनर्स के ऊपर. अगर मैन्युफैक्चर बोलता है कि ये सिचुएशन में आप ये करना है तो वही करना है. डोंट लिसन टू एनीबडी.
अगर मैन्युफैक्चरर ने या मेंटेनेंस मैनुअल में सर्टेन स्टेटमेंट यूज़ किया गया है कि ऐसे सिचुएशन में यही करना है करके, तो इन दैट केस ब्लाइंडली फॉलो द मैन्युफैक्चरर मैनुअल एंड रिप्लेस इट और रीयूज़ इट। एंड और एक चीज़ तुम लोग याद रखना है कि फास्टनेस के केस में फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो टॉर्क चेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो टॉर्क चेकिंग करना ही चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कंफर्म ये सर्विसिबिलिटी चेक करने के लिए हमेशा हमें उसका टॉर्क चेक करना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल फास्टनर के केस में जो है हमें टॉर्क चेक करके ही हम लोग यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट जैसे नट्स हो गया, बोल्ट्स हो गया, सेट स्क्रूज हो गया, वो सब के केस में जो है हम लोग स्टैंडर्ड टॉर्क वैल्यू जो है पहले से निश्चित रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, फिनिशिंग कैसे किया गया है, लुब्रिकेशन कैसे किया गया है वो नट्स का, थ्रेड टाइप कैसा है, साइज़ कितना बड़ा है उसका, ये सब जो है नॉर्मली हम लोग का ये टॉर्क वैल्यू डिसाइड करता है। वो अलग बात है कि हमें हमेशा जो मैन्युफैक्चरर ने टॉर्क वैल्यू दिया है उसी को करेक्ट मानना चाहिए, एंड उसी को ही आप वही टॉर्क जो है आप जब भी आप टॉर्क चेक करते हो तो वही चेक देना है। एंड उससे कुछ वेरिएशन हो रहा है, उससे कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा है आपका टॉर्क वैल्यू, तो इन दैट केस आपको उसके हिसाब से यू मे नीड टू रिप्लेस इट, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपको। मेजर कंपोनेंट के केस में जो है टॉर्क वैल्यू जो है मेंशन किया जाता है लुब्रिकेटेड है कि ड्राई है। स्पेशली मैन्युफैक्चरर ही मेंशन करता है कि जो टॉर्क वैल्यू है लुब्रिकेटेड कंडीशन में है कि ड्राई कंडीशन में है। लुब्रिकेटेड वैल्यू कैसे मेजर किया जाता है, अलॉन्ग इट विल हम लोग लुब्रिकेटेड वैल्यू जो थ्रेड के एट द सेम टाइम मेटिंग सरफेस के कांटेक्ट में रखते हुए एट द सेम टाइम लाइट ऑयल सीलेंट या एंटी सीज कंपोनेंट्स को रख के हम लोग चेक करते हैं कि उसका टॉर्क वैल्यू, उसका वैल्यू कितना है। जब भी कोई कंपोनेंट को असेंबल करे वी शुड सी टू इट दैट कि उसका डायमेंशनल अलाइनमेंट जो है, उसका प्रोफाइल जो है वो अच्छी तरह अचीव हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स में हम लोग जिग्स यूज़ करते हैं। When I say jig is a device that allows a manufacturer repair or rigging of components to a high dimensional accuracy। मतलब वो एक डिवाइस है जो हम लोग के कंपोनेंट को डायमेंशनली इंटैक्ट रखता है। जो भी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं हम लोग, वो कंपोनेंट को इंटैक्ट रखता है, वो डायमेंशनल चेंजेस को अवॉइड करता है। जब भी आप उसको वापस भी लगाते हो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और सही कंपोनेंट को सही जगह में रखने में हेल्प करता है। जिग का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। इट गारंटीज कंसिस्टेंसी ओवर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उधर यूज़ किए गए हैं। हम लोग ये जिग्स के हेल्प से हम लोग को एक अंदाज़ा मिलता है। एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी एक हेल्पफुल मिलता है कि जब भी आप जिग्स को यूज़ करते हैं इट होल्ड्स आइटम सिक्योरली। बस एक सही जगह में हम लोग सिक्योरली हम लोग एक जगह हम लोग जमा कर सकते हैं। जिग्स के ऊपर प्लेस कर दिया तो उधर ही हम लोग रख सकते हैं। जब भी यूज़ करना उधर से बाहर निकाल के वो सर्टेन कंपोनेंट के उधर हम लोग वापस लगा सकते हैं। एंड और एक पूरा कंपोनेंट जो है, पूरा जिग जो है हमारे डिज़ाइनर के शेप के जैसे ही दिखाई देगा। वो टिपिकली जिग का जो जिग्स जो है वही शेप में रहता है जो डिज़ाइनर ने स्टिपुलेट किया है। जिग जो है नॉर्मली हम लोग जिग्स जो है हम लोग फ्यूसलाज में विंग सेक्शन में यूज़ करते हैं। इवन स्मॉल एक्चुएटर्स जो रहते हैं उधर भी हम लोग यूज़ करते हैं। हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। आज हम लोग इधर ही एंड करते हैं। कल हम लोग डिस्कार्डिंग ऑफ पार्ट्स एंड ऑल उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।